नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 11 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और जो भी हम अलग अलग आर्टिकल डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपने पहले आर्टिकल पर आते हैं, आइसोलेटिंग चाइना एज प्रोपोजिशन एंड द रियलिटी। आप सभी इस बात को ध्यान दे रहे होंगे कि कोविड 19 का वैश्विक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर महामारी के रूप में जो प्रसार है, उसके लिए जो पश्चिमी देश हैं वो कहीं ना कहीं चीन को उत्तरदायी ठहराते हैं। माना जाता है कि चीन से ये प्रारंभ हुआ और चीन के द्वारा प्रारंभ में इसकी जानकारी को छुपाना या इसके बारे में सही तथ्यों को आगे ना बताना इसके प्रसार के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो एक तरह से चीन को इस महामारी के लिए उत्तरदायी माना गया और इसी कारण से वैश्विक स्तर पर चीन को अलग थलग करने के लिए एक कार्य है वो किया जा रहा था। अमेरिका से चीन का जो व्यापार युद्ध चल रहा था वो एक तरह से कह सकते हैं अमेरिका के लिए आधार बन रहा था कि अमेरिका की विभिन्न कंपनियों के काम को वो रोकना चाह रहा था और कोविड 19 के लिए उसके उत्तरदायी ठहराकर वो इसको और कह सकते हैं वास्तविक रूप में आगे बढ़ाना चाहता था और अपने सहयोगी देशों से भी उम्मीद कर रहा था और अमेरिका अपने सहयोगी देशों से उम्मीद कर रहा था कि वो इसका समर्थन करेंगे। तो वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ एक जो माहौल बन रहा था, इसमें अगर हम भारत का पक्ष देखें तो गलवान घाटी में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद से भारत में चीन के खिलाफ एक विरोध बढ़ा और कहीं ना कहीं आप देखें टिकटॉक या इस तरह के जो ऐप हैं भारत सरकार के द्वारा बैन किए गए। इसी के साथ साथ अन्य प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध भी चीन पर लगाने की बात चल रही है। तो ये सब प्रयास जो वैश्विक स्तर पर भारत, अमेरिका या अन्य देशों के द्वारा जो किए जा रहे हैं, इसका कितना प्रभाव हो सकता है या वास्तविकता में ये कितने सही है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कि चीन को अलग थलग करने की जो वैश्विक रणनीति है वो कितनी सफल हो सकती है, इसके बारे में M.K. नारायण का ये आर्टिकल है और इसमें प्रमुख रूप से चीन को अलग थलग करने की जो नीति है वो बहुत सफल होती नहीं दिख रही है, इसके बारे में एक तरह से तथ्यों को बताया गया है। तो उसी संबंध में अपनी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। M.K. नारायण के लिए आप ध्यान रखें, भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। अगर हम यहाँ पर चीन की स्थिति को देखें तो चीन आज का समय नहीं है, हमेशा ही चीन एक आक्रामक देश के रूप में रहा है। उसकी जो विदेश नीति है उसमें आक्रामकता और साथ साथ जो विस्तारवादी विचार है वो हमेशा आगे रहा है। इसका एक प्रमाण 1962 का एक हमला भी आप कह सकते हैं जो भारत पर चीन के द्वारा किया गया। इसमें आप देखें 1962 से पहले भारत ने चीन का काफ़ी हद तक समर्थन किया, यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए हमने अपनी जगह चीन को एक तरह से समर्थन दिया। उसके बाद भी 1962 में चीन के द्वारा यह हमला किया गया और बड़ा कारण यह था कि 1914 में भारत और चीन की जो सीमा रेखा बनी हुई थी उसको चीन एक तरह से नहीं मानता है और उसका मानना है कि भारत के कई राज्यों में उसके क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे वो अरुणाचल पर एक तरह से वो विवादित रूप से क्लेम करता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो लद्दाख का क्षेत्र है, तो ये जो विवादित इलाके भारत और चीन की सीमा पर हैं, ये कहीं ना कहीं चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति के कारण आज तक हल नहीं हो पाए हैं। और आप देखें तो गलवान जैसा एक हिंसक झड़प भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हुआ। दक्षिणी चीन सागर में चीन के द्वारा 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर के जो प्रमुख द्वीप हैं उन पर अपना नियंत्रण बताया जा रहा है। उसमें पार्सले द्वीप की बात करें, स्प्रैटले द्वीप की बात करें या स्कैरबरो सोल की बात करें या इंडोनेशिया के साथ में नतूना सागर का एक विवाद आ गया है। तो दक्षिणी चीन सागर और उसके विस्तारित क्षेत्रों में चीन अपना प्रभाव बढ़ाता रहा है और वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब देशों के साथ उसका हमेशा विवाद रहा है। तो आक्रामक नीति चीन की पहले रही है, वर्तमान समय में यह काफी प्रभावी रूप में आगे बढ़ रही है क्योंकि कोविड 19 में एक तरह से वैश्विक स्तर पर जो उसको दबाव पड़ा हुआ है उससे अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर और भारत के साथ जो सीमा विवाद है उसको आगे बढ़ाया गया है। तो चीन की आक्रामक नीति में कोई परिवर्तन नहीं है, ये पहले से रहा है और वर्तमान में भी है। क्योंकि पार्सले द्वीप की अगर हम बात करें तो ये 1970 के दशक में ही वियतनाम के साथ में विवाद है। अगर हम स्प्रैटले की बात करें तो 90 के दशक में विवाद है और स्कैरबरो सोल की अगर हम बात करें तो ये 2012 में फिलीपींस के साथ विवाद में आया था। तो दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में चीन हमेशा विवादित एक तरह से रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ में। तो इतने बड़े विवाद के बाद भी वर्तमान समय में जो वहां के देश हैं उनके द्वारा चीन के खिलाफ कोई बड़ा कार्य नहीं किया गया, वो चाहे आर्थिक आप देखें, राजनीतिक देखें या सामरिक देखें। कोविड 19 के बाद अगर आप देखें तो अमेरिका का जो विरोध है वो चीन के खिलाफ बढ़ता चला गया है और अमेरिका के जो समर्थक देश, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, हम सिर्फ दो देशों के एग्जाम्पल लेते हैं तो प्रारंभ में इन दोनों देशों ने एक तरह से अमेरिका का साथ दिया। अगर आप देखें तो यूके के द्वारा
चीन की जो कंपनी हुआवे है उसका जो 5G नेटवर्क बिछाने का यूके में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल किया गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह से विवाद की स्थिति में चीन से आ रहा था। लेकिन वर्तमान में आप देखें तो यूके की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आया है कि वो चीन से अपने आर्थिक हितों को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वर्तमान स्थिति में चीन के विरोध के लिए अमेरिका को जो समर्थन उसके सहयोगी देश दे रहे थे वो कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। कारण कि आर्थिक स्तर पर वैश्विक एक तरह से जो चेन है उसमें चीन का प्रभाव बहुत अधिक है। अगर हम विश्व की आर्थिक स्थिति की बात करें तो उस पर चीन की निर्भरता काफी ज्यादा हो जाती है। तो चीन के द्वारा सस्ते उत्पादों को एक तरह से बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। इसी के साथ साथ चीन में एक बड़ा बाजार है, अगर आप देखें तो भारत से बड़ा बाजार चीन के पास है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो सस्ता उत्पाद कोई भी दुनिया की कंपनी है वो अपनी लागत घटाना चाहती है और इसके लिए वो चीन में एक तरह से पहुंचना चाहती है, जहां पर कार्य करने की स्थिति काफी सरल है क्योंकि शासन व्यवस्था कम्युनिस्ट है। वहां पर किसी भी तरह का पब्लिक का विरोध नहीं होता है, सरकार जो चाहती है वो करती है और ऐसी स्थिति उद्योग की स्थापना के लिए काफी आसान मानी जाती है। और ये एक प्रमुख कारण है कि चीन का बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ। तो चीन वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसमें एक प्रमुख भूमिका में आ गया है। तो अधिकतर देशों की एक तरह से स्थिति ऐसी है कि वो इस आर्थिक चेन में से चीन को चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। अगर भारत अपने व्यापारिक साझेदारों की बात करता है तो चीन हमारे सबसे बड़े 3 व्यापारिक साझेदारों में एक है। अगर हम भारत के लिए अगर बात करें तो रेयर अर्थ मेटल, जिनका प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की तकनीकी या विभिन्न प्रकार के गैजेट्स में उपयोग किया जाता है, उनमें चीन एक तरह से कह सकते हैं वैश्विक सबसे बड़ा सप्लायर है। तो उसकी आवश्यकता हमें बड़े पैमाने पर पड़ती है। इसी के साथ साथ अगर हम अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग की बात करें तो दवाओं में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है उसकी बड़ी सप्लाई चीन से आती है। तो अगर चीन से इस तरह की सप्लाई नहीं आएगी तो हमारा फार्मास्यूटिकल उद्योग काफी संकट में आ सकता है। और अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो कच्चा माल है उसकी बहुत हद तक आपूर्ति चीन से भी होती है। तो अगर वो नहीं होगा तो हमारे घरेलू उद्योग प्रभावित होंगे। तो चीन को पूर्ण रूप से अलग थलग करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो प्रमुख देश हैं जो आर्थिक शक्तियां हैं या आर्थिक शक्ति बनने चाह रहे हैं, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो वो चीन से सप्लाई चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो चाहे बने बनाए उत्पाद खरीदने की बात करें या कच्चा माल लेने की बात करें। आसियान के 10 देशों की बात करें तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, इन देशों की तरफ से भी बहुत अधिक प्रयास नहीं हो रहे हैं चीन को एक तरह से अलग थलग करने के। क्योंकि आप ध्यान रखें कि आसियान वर्तमान में चीन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। तो आर्थिक रूप से अपने लाभों को देखते हुए आसियान के देशों की तरफ से भी बहुत अधिक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आसियान के 10 देशों की अगर हम बात करें तो ये आरसीईपी में चीन के साथ एक तरह से आर्थिक साझेदारी कर रहे हैं, जहां पर आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के हित भी एक तरह से आरसीईपी के साथ में जुड़े हैं, जहां पर चीन एक प्रमुख भागीदार है। तो आर्थिक रूप से आरसीईपी में जब ये देश शामिल हो रहे हैं तो अपने आर्थिक नुकसान को ये चीन का विरोध करके नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा कारण यहाँ पर दिख रहा है। तो आर्थिक जब मुद्दे आ जाते हैं तो कोई भी देश चीन का विरोध नहीं करना चाहता है और यही कारण है कि चीन को अलग थलग करने की जो नीति है वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पा रही है। नेपाल के साथ अगर हम देखें तो काला पानी क्षेत्र का जो विवाद है वो काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ चुका है। नेपाल के द्वारा नए मैप तक जारी किए गए हैं। तो भारत नेपाल के संबंध सीमा विवाद को लेकर काफी संकट में है। और इसी समय अगर हम नेपाल को चीन के साथ संबंधों की मजबूती की बात करें, नेपाल के साथ परिवहन साधनों को विकसित करने के लिए चीन की तरफ से ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने की बात चल रही है। इसके माध्यम से चीन और नेपाल के बीच में आर्थिक और जो राजनीतिक संबंध है वो और मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं नेपाल में अपनी पहुंच को बढ़ाकर ये भारत के लिए समस्याओं को बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ देखें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उस क्षेत्र से गुजरता हुआ तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपीईसी, इसको चीन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इसको अफगानिस्तान तक आगे बढ़ा दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो सीपीईसी के जो आर्थिक लाभ है वो अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए चीन प्रयास कर रहा है। एक और देश जिससे भारत अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वहां पर भी एक तरह से चीन का दखल बढ़ रहा है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक
लिंक करने के लिए, बंदरगाह को अफगानिस्तान से जोड़ने के लिए जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें भारत की मदद अब ईरान नहीं ले रहा है, उसमें चीन के द्वारा मदद दी जाएगी। तो चीन भी अपना प्रभाव ईरान में और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत चीन को अलग थलग करने की जो नीति है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सफल हो पाएगा, वर्तमान में ऐसा नहीं दिखता है। और वैश्विक स्तर पर भी आप देखें तो इस तरह से चीन को अलग थलग करने की जो नीति है वो बहुत सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्थिक हित दुनिया के विभिन्न देशों के चीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो भविष्य एक तरह से यही है कि चीन को वैश्विक स्तर पर एक तरह सहयोगी के रूप में साथ लाया जाए, और जो भी उसकी विस्तारवादी या अन्य प्रकार की नीतियां हैं जो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें वार्ता के माध्यम से एक तरह से हल किया जाए। और आक्रामक अगर इस तरह से रुख रखा जाएगा तो आने वाले समय में चीन और आक्रामक होकर कार्य कर सकता है, और ये वैश्विक शांति और दक्षिण एशिया की शांति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस आर्टिकल के माध्यम से इसी तथ्य को कहा गया है कि चीन को अलग थलग करने की जो नीति है वो वास्तविकता में उतनी आसान नहीं है जितना मालूम पड़ता है कि हमें करने की। आप देखें, अभी कल ही अमेजन के द्वारा अपना एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें पिछले एक महीने की जो सेल्स हैं उसमें मोबाइल्स की अगर हम बात करें तो चीन के बने हुए मोबाइल सबसे ज्यादा भारत में अमेजन के द्वारा बेचे गए हैं। तो ये स्थिति बताती है कि जब तक हम चीन का आर्थिक विकल्प नहीं लेकर आएंगे, जैसा भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की जा रही है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो भारत का घरेलू व्यापार जब आगे मजबूत होगा तब हम चीन को अलग थलग करने की नीति पर विचार कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। तो वैश्विक स्तर पर और भारत के लिए दोनों की अगर हम बात करें, जब तक चीन का आर्थिक विकल्प नहीं तैयार होगा चीन को अलग थलग करने की नीति बहुत सफल नहीं हो सकती है। इसी आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। चीन को वैश्विक आधार पर अलग थलग करने की प्रक्रिया सुनने में आसान परंतु वास्तविकता में असंभव प्रतीत होती है। तो आप उदाहरण बता सकते हैं कि आर्थिक हित कैसे जुड़े हुए हैं। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया और यूके का केस बता सकते हैं कि प्रारंभ में उन्होंने विरोध किया और अब अपने आर्थिक हितों को ध्यान दे रहे हैं। आप केस आसियान का बता सकते हैं, जैसे हमने आरसीपी की बात करी तो वहां पर चाहे जापान और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी चीन के साथ में सहयोग करना चाहते हैं। तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश अपने आर्थिक हितों को देख रहे हैं। भारत का केस आप दे सकते हैं, वहां पर आप बता सकते हैं कि हमारा फार्मास्यूटिकल उद्योग कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो चीन से आयात आता है उस पर अपने निर्माण के लिए निर्भर है। कच्चे माल का बड़ा हिस्सा चीन से आ रहा होता है, और जो भी सस्ते सामान, अगर हम चाहे मोबाइल का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बड़े पैमाने पर चीन से हमारे यहाँ पहुंच रहा होता है। तो उसका विकल्प अगर तैयार नहीं होगा तो आसानी से चीन को वैश्विक स्तर पर और भारत अपने स्तर पर पूर्ण रूप से अलग थलग नहीं कर पाएगा। हमारे जो पड़ोसी देश हैं या जिन देशों से हमारे संबंध मजबूत हो रहे थे उनमें चीन का दखल बढ़ रहा है। हम नेपाल का उदाहरण दे सकते हैं, श्रीलंका का दे सकते हैं, बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, और साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर भी चीन का जो दखल है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में चीन को अलग थलग करना उतना आसान नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहाँ पर इसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष आप बता सकते हैं कि चीन को वैश्विक स्तर पर जो भी उसकी विस्तारवादी आक्रामक नीतियां हैं उसमें एक तरह से कमजोर करने के लिए उस पर दबाव लगातार बनाए रखा जाए, और आर्थिक जो हित है उनके लिए भारत की अगर हम बात करें तो हमें घरेलू विकल्प धीरे धीरे तैयार करने होंगे। और वैश्विक स्तर पर भी जो विभिन्न देश हैं अमेरिका के नेतृत्व में, चीन का जो विकल्प है कच्चे माल के लिए या अन्य प्रकार की जो सस्ती तकनीक है, अगर वो तैयार करेंगे उस तरह का विकल्प जिसके लिए भारत एक जगह हो सकती है, तो भविष्य में चीन को इस तरह से उसकी आक्रामक नीतियों के लिए एक तरह से अलग थलग किया जा सकता है। तो भविष्य में संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं, मेकिंग अप फॉर शॉर्टफॉल्स इन जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी की अगर हम बात करें तो भारत में अप्रत्यक्ष करों के सुधार के रूप में शुरू किया गया। अब जब हम अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार भी लगा रहा है, राज्य सरकार भी लगा रहा है। तो जीएसटी के माध्यम से किया क्या गया, केंद्र और राज्य के जो भी अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे अगर उत्पाद शुल्क की अगर हम बात करें, सेवा कर की बात करें, तो जो भी अप्रत्यक्ष कर एक तरह से लग रहे थे केंद्र और राज्य के स्तर पर, उन सभी को समाहित करके जीएसटी बना दिया गया। तो व्यापारिक गतिविधियों को आसान करने के लिए जो भी अप्रत्यक्ष कर को दाखिल करने की एक तरह से व्यापारियों की जो सहूलियत है वो और आसान करने के लिए, तो ये सब कारण थे जीएसटी को लाने के लिए। लेकिन इसमें सबसे विवादित बिंदु ये था कि जीएसटी, आप ध्यान रखें कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पंजाब में कोई सामान उत्पादन किया जाता है और अंतिम रूप में मान लीजिए इसका जो खपत है वो मान लीजिए असम में होता है। तो अगर पंजाब का कोई सामान बनकर पहुंचता है, असम में इसकी खपत होती है, तो टैक्स यहां पर असम में लगेगा, यानी जीएसटी की बात करें, और इसका लाभ असम को मिलेगा। तो जो उत्पादक राज्य उनको बहुत लाभ नहीं है।
अगर हम भारत में देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ये प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्य हैं, औद्योगिक रूप से काफी आगे हैं। तो अगर जीएसटी लागू होगा तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण करने वाले जो राज्य हैं उनको नुकसान हो सकता था। तो इस नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि अगर राज्यों को करों में ज्यादा नुकसान होगा जीएसटी लाने से, तो वो जीएसटी को लाने में शामिल नहीं हो रहे थे। अब जीएसटी क्योंकि राज्यों के करों को भी हटा रहा था और केंद्र के करों को भी हटा रहा था, तो संवैधानिक प्रबंध ये है कि अगर आप कोई संघीय व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं तो आपको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। तो राज्यों का समर्थन इसमें आवश्यक था। तो इसी कड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव किया गया कि अगर जीएसटी को लागू करने में राज्यों के जो कर वसूली है उसमें कोई कमी आती है तो उसको कंपनसेट या उसका मुआवजा एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सिस्टम एक तरह से जीएसटी में बनाया गया और इसे बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से 2017 में एक कानून भी लाया गया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। इस कानून के माध्यम से व्यवस्था ये की गई कि 2015-16 में जो भी किसी राज्य की कर वसूली होती थी, मान लीजिए 2015-16 में पंजाब में जो करों की वसूली है वो 100 रुपए है, तो यहाँ इस कानून ने नियम ये बनाया गया कि 2015-16 में जो कर है उसका अगर 14% एक तरह से वृद्धि किसी राज्य में नहीं होती रहेगी तो जो कमी होगी उसको एक तरह से कंपनसेट किया जाएगा। मान लीजिए कि 2018-19 में पंजाब के द्वारा यह बताया गया कि जीएसटी के माध्यम से जो उसकी टैक्स वसूली हुई है वो मान लीजिए निकल के आया कितना, 112 रुपए। तो 15-16 में कितना था, 100, और 18-19 में कितना आया, 112। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई, 12%। और ये 14% से नीचे है, कितने परसेंट कम है, 2%। इसी 2% की कंपनसेशन या मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर 14 के ऊपर है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर 14% की वृद्धि नहीं हो रही है, उससे कम हो रही है, तो जितना 14 में कम होगा उसकी एक तरह से मुआवजा या कंपनसेशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जीएसटी में ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है राज्यों को, यानी जो मुआवजा दिया जा रहा है, वो वसूला कहां से जाएगा, तो इसके लिए जीएसटी में एक कंपनसेशन सेस लगाने की बात है, यानी मुआवजा उपकर एक तरह से देने की बात है। अब ये सेस आपका कौन सी वस्तुओं पर लग रहा है, तो ध्यान रखें कि कंपनसेशन मुआवजा देने के लिए जो सेस लगाया जाता है वो सभी वस्तुओं पर नहीं है। ऐसी वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं या जिनको डिमेरिट गुड्स कहा जाता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। अगर आप कुछ के उदाहरण देखें, जैसे पान मसाला, अगर हम यहाँ पर कुछ उत्पादों की बात करें, जैसे पान मसाले की बात करें, तो पान मसाले के ऊपर जो सेस लगाया गया है वो 60%। और ध्यान रखिए जो भी मूल्य है उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगा है, जब हम जीएसटी की बात करें तो 3 हिस्से हो सकते हैं। एक कहलाता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी, और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटर स्टेट अंतरराज्यीय अगर व्यापार हो रहा होता है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। तो जो भी जीएसटी लगने के बाद एक तरह से मूल्य है, मान लीजिए सामान 100 रुपए का है और मान लेते हैं कि उस पर एक तरह से जो जीएसटी लगा हुआ है 5%, तो मान लीजिए वैल्यू कितनी होगी टोटल, 105। तो 105 अगर हम पान मसाले की बात करें तो 105 का जो 60% है वो उस पर एक सेस लगाया जाएगा एक्स्ट्रा। तो पान मसाले के ऊपर 60% सेस लगाया गया है। तंबाकू उत्पादों पर इसी प्रकार से सेस लगाया गया। कोयले की अगर हम देखें तो कोयले पर जो सेस है वो 400 रुपए प्रति टन लगाया गया है। अगर हम विभिन्न प्रकार के मोटर व्हीकल की बात करें, खासतौर पर एसयूवीज यानी जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल हैं, और जब हम एसयूवी की बात करते हैं तो यहां पर इंजन की जो क्षमता है वो 1500 सीसी से ज्यादा हो, तो इनके लिए कहा गया है कि इनके ऊपर जो सेस लगाया जाता है कंपनसेशन का जीएसटी पर वो 22% है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो वस्तुएं हैं जिन्हें हानिकारक एक तरह से माना जाता है या पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, जैसे डीजल वाले वाहन है या एसयूवीज की बात करें, इनके ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। तो यहां से जो वसूली होती है इसको कंपनसेशन सेस फंड यानी सीसीएफ में इकट्ठा किया जाता है, और यहां से जो पैसा है वो राज्यों को एक तरह से आवंटित किया जाता है। आप सभी जान रहे हैं कोरोना वायरस के कारण आर्थिक स्थितियां भारत में कमजोर हुई हैं, वैश्विक स्थिति भी काफी कमजोर है, तो आयात निर्यात पर एक तरह से प्रभाव पड़ा है। घरेलू अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं चल रही है, घरेलू जो निर्माण या घरेलू जो विनिर्माण है उसमें बहुत अधिक काम नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से जो जीएसटी की वसूली है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी तो जीएसटी कलेक्शन अच्छा नहीं होगा। जीएसटी कलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो केंद्र सरकार अगर जीएसटी प्राप्त नहीं करेगी तो जीएसटी पर यानी
उत्पादों पर जो सेस लगाया गया, जो एक्स्ट्रा लगाया गया, वो कहां से प्राप्त होगा। तो ये एक स्थिति काफी खतरनाक बन रही थी कि सरकार को जो भी आमदनी मिल रही थी जीएसटी से, उसमें कमी आई है। तो इसी कारण से भारत सरकार की तरफ से जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, मुआवजा, उसमें एक तरह से देरी हो रही है। और इसी कारण से सरकार विचार कर रही है कि जो ये कंपनसेशन दिया जा रहा है, इसको किस तरह से पूरा किया जाए। ध्यान रखें, जो कंपनसेशन की व्यवस्था है वो वैधानिक है, संसद के द्वारा एक कानून के माध्यम से। यानी अगर सरकार इसको परिवर्तित करना चाहती है तो संसद के माध्यम से करना पड़ेगा, और वो उतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक व्यवस्था है कि उसको इस प्रकार का जो कंपनसेशन है वो देना है। ये कंपनसेशन सरकार को देना अगर मैंडेटरी है, आवश्यक है, तो ये कंपनसेशन लाने के लिए सरकार क्या काम कर सकती है। तो हम देखें कि क्या क्या साधन सरकार के पास हैं जो एक तरह से उपलब्ध हैं। तो पहला साधन तो यही है, जो सबसे आसान है, कि सरकार राज्यों से बात करे, या एक तरह से संविधान का जो संशोधन है वो एक तरह से किया जाए, या संसद में प्रस्ताव लाया जाए और जो कंपनसेशन की व्यवस्था है इसको खत्म किया जाए। लेकिन संभावना क्या है कि जो राज्य हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जिन राज्यों को करों में नुकसान हो रहा है वो भरपाई चाहते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत आसान नहीं है। तो इसके लिए विचार करने पर सरकार उतना ज्यादा आगे बढ़ने के लिए एक तरह से तैयार नहीं है। तो ये विकल्प तो सही नहीं हो सकता है। दूसरा देखें कि केंद्र सरकार के द्वारा स्वयं इसका वहन किया जाए, यानी केंद्र सरकार की अपनी जो आमदनी के अन्य स्रोत हैं वहां से पैसा कंपनसेशन या मुआवजे के लिए राज्यों को दिया जाए। तो केंद्र सरकार की आमदनी में भी कमी आई है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। तो इस विकल्प को भी बहुत सटीक रूप से अपनाना अभी सरकार के लिए उतना आसान नहीं है। तीसरे विकल्प की बात करें तो भारत सरकार पहले भी इसको बोल चुकी है कि इस पर विचार किया जा सकता है। तो एक तरह से बाजार से उधार लेकर इस तरह का जो कंपनसेशन है वो राज्यों को दिया जा सकता है। अब अगर आप उधार लेते हैं, मान लीजिए कि उधार आपने 100 रुपए लिया, मुआवजा राज्यों को जो अतिरिक्त देना है उसे पूरा करने के लिए, तो 100 रुपए मान लीजिए, इस पर ब्याज हम मान लेते हैं 5 रुपए। तो एक तरह से भारत सरकार की लायबिलिटी, देनदारी कितनी हो गई, 105। भारत सरकार इस उधार के और ब्याज के 105 की भरपाई के लिए यह कर सकती है कि जो सेस लगाने की बात है वो कब तक लग रहा है, जो हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं वो कब तक है, 2022 तक। और जो सेस लगाया जाएगा वो 1 जुलाई 2022 तक लगा हुआ है। तो भारत सरकार ये कर सकती है कि जो 2022 की एक तिथि है इसको आगे बढ़ा दे, तो जो अतिरिक्त वसूली होगी यहां से उससे वो अपनी 105 की भरपाई कर सकता है। तो ये तरीका अपनाकर भारत सरकार जो मुआवजा राज्य सरकारों को देना है जीएसटी के नुकसान के कारण जो उन्हें करों में हो रहा है, उसके लिए उधार एक सबसे अच्छा विकल्प है जिस पर सरकार एक तरह से जा सकती है। इसके लिए भी आप ध्यान रखें, जो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद है, उसकी बैठक में एक तरह से प्रस्ताव लाकर पारित कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जीएसटी संबंधी कोई भी जो निर्णय है वो सबसे प्रमुख रूप से लेने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वो है जीएसटी परिषद। तो जीएसटी परिषद के माध्यम से, क्योंकि ध्यान रखें जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है जिसे आर्टिकल 279A के द्वारा स्थापित किया गया है। तो जीएसटी परिषद में इस प्रस्ताव को पारित करा के एक तरह से कंपनसेशन के लिए अतिरिक्त धन सरकार प्राप्त कर सकती है और इसकी भरपाई राज्यों को जो नुकसान हो रहा है करों में उसके लिए कर सकती है। तो ये भविष्य में कुछ उपाय हैं जो सरकार कर सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी डिस्कशन के आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन, जीएसटी से राज्यों को होने वाले राजस्व हानि से बचाने के लिए किए गए वैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। तो आप एक्ट के बारे में बता सकते हैं, विभिन्न प्रकार की हानिकारक वस्तुएं जिनके ऊपर मुआवजा सेस अलग से लगाया गया, कंपनसेशन सेस, उसे आप बता सकते हैं, और 5 सालों के लिए है, और राज्यों को जो नुकसान होगा वो एक तरह से भरपाई करने के लिए इसे व्यवस्था दिया गया है। तो इसको एक तरह से आप बता सकते हैं। अगर राज्यों को जो वर्तमान में करों से आमदनी हो रही है वो 2015-16 के स्तर से अगर 14% की वृद्धि के साथ नहीं है, तो जितनी कमी होती है उतना मुआवजा केंद्र सरकार राज्यों को देती है। ये विभिन्न प्रावधान आप बता सकते हैं। और साथ साथ कोविड-19 के कारण स्थितियां जो प्रतिकूल हुई हैं, तो आप बता सकते हैं आर्थिक स्थिति कमजोर है, आयात निर्यात प्रभावित हुए, घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा हुआ है, तो जीएसटी की जो वसूली है वो काफी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सेस आ रहा था जीएसटी पर अतिरिक्त रूप में कंपनसेशन के लिए, उसमें कमी आई है। तो भारत सरकार के पास अगर अतिरिक्त आमदनी नहीं आई है तो वो किस तरह से उसको कंपनसेट करेगी।
तो उसके बाद आपसे उपाय भी कहा गया है। 3 पैराग्राफ में आप इसके उपाय बता सकते हैं कि संवैधानिक एक परिवर्तन, एक संशोधन किया जाए कि जिसके माध्यम से जो सेस है उसको समाप्त किया जाए। तो ये सेस जो कंपनसेशन का है वो समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों को राजस्व में नुकसान होता है, वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरा आप देखें कि केंद्र सरकार स्वयं वहन करे, तो आप बता सकते हैं कि केंद्र सरकार की आमदनी वैसे ही घटी हुई है, तो केंद्र अपनी आमदनी में से अतिरिक्त किस तरह खर्च कर सकता है। तो आप तीसरा विकल्प बताते हैं कि उधार सबसे सही विकल्प है, जिसके माध्यम से एक तरह से जो कंपनसेशन या मुआवजा है उसको देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, नागा पीस टॉक्स हिट ए रोड बम्प। देखिए, नागा समस्या की बात करें तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये सबसे विकट समस्या के रूप में है। ये पूरे उत्तरी पूर्वी भारत के लिए एक समस्या के रूप में इसलिए और ज्यादा विकट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं नागाओं के जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो नागालैंड से अलग हटकर अगर हम देखें तो असम में इसका विस्तार हो जाता है, इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में विस्तार हो जाता है, और विस्तार हो जाता है कहां पर, मणिपुर में। नागालैंड से अलग 3 अन्य राज्यों में भी इनके क्षेत्र पड़ जाते हैं। तो अगर किसी भी तरह का समझौता होता है तो 4 राज्यों पर एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। और ध्यान रखें कि इसमें से अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, इनकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। तो नागा जो गुट है वो म्यांमार में शरण लेकर भी एक तरह से कार्रवाई अपनी संचालित करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुरक्षा का बड़ा मामला है। वर्तमान में आप देखें तो नागाओं से जो समझौता किया गया, नागा अकॉर्ड, जिसे 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जा रहा था, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। और जो नागा प्रमुख संगठन इसमें वार्ताएं कर रहे हैं, अगर हम बात करें NSCN-IM यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और IM का मतलब है आइजैक मोइवा गुट। तो आइजैक मोइवा गुट है, उसने कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पर जो वार्ताएं हैं उसके लिए बहुत कंफर्टेबल अब नहीं मान रहे हैं। जो भी इसमें मध्यस्थ हैं RN रवि, उनको एक तरह से हटाने की बात की जा रही है, जो काफी लंबे समय से इन वार्ताओं को एक तरह से भारत सरकार की तरफ से वार्ताकार के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम नागा समस्या का एक ऐतिहासिक पक्ष देखेंगे, फिर देखेंगे वर्तमान समस्याओं को किस तरह से हल करने का प्रयास किया जा सकता है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1826 का जो समय है, इस समय असम पर नियंत्रण किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और आगे चलकर 1881 के हिस्से में जो नागा पहाड़ियों का इलाका है, यानी अब जो नागा हिल्स का क्षेत्र है, उस पर भी ब्रिटिश कंट्रोल एक तरह से हो गया और उसे ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया। आगे चलकर 1918 में अगर हम एक नागा क्लब की बात करें तो उसकी स्थापना की गई, और मुद्दा यह था कि नागा लोगों के जो अधिकार हैं उनको किस तरह संरक्षित किया जाए। तो नागा क्लब ने उस समय जो साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था, उनसे एक तरह से कहा कि हमें अलग से एक तरह से अपने जो क्षेत्र संचालित करने के लिए आज़ादी दी जाए। तो आप कह सकते हैं नागा समस्या का जो प्रारंभिक भाग है वो एक तरह से 1918 में ही शुरुआत हो चुकी थी। नागा क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए एक संगठन के रूप में आप कह सकते हैं जो कार्यवाही है वो नागा लोगों के द्वारा 1946 में प्रमुख रूप से शुरू की गई, जब नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया गया। तो NNC के गठन ने कहीं ना कहीं नागा लोगों की समस्याओं को प्रबल रूप में आगे बढ़ाया, और आगे चलकर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उसके एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को जो नागा क्षेत्र हैं उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा करी। लेकिन इस स्वाधीनता का जो एक घोषणा थी उसको भारत सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो 1951 में नागा जो क्षेत्र है वहां पर NNC की तरफ से जनमत संग्रह कराया जाए, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने नागा क्षेत्रों को स्वतंत्र करने की बात करी। आगे चलकर नागा लोगों ने सैन्य कार्यवाही यानी एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से नागा क्षेत्रों को एकत्रित करके अलग देश के रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें अगर हम देखें तो गठन किया गया 1952 में नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी। इसी एक तरह से जो उग्रवादी संगठनों के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया 52 में, उसको रोकने के लिए भारत की तरफ से सैन्य कार्यवाही की गई, और 1958 में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट AFSPA को लागू किया गया। और यह काफी विशेष कानून है, और वर्तमान में आप देखें तो इस कानून को समाप्त करना एक बड़ा मांग मानी जाती है नागा लोगों की। तो इस कानून के माध्यम से सेना को विशेष अधिकार दिए गए कि वहां पर विद्रोह को दबाने के लिए वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके खिलाफ उनके ऊपर कोई बहुत अधिक कार्रवाइयां नहीं की जा सकती हैं। तो इसने कहीं ना कहीं जो वहां पर एक विद्रोह हुआ उसको दबाने में काफी मदद करी। उग्रवाद के माध्यम से नागा क्षेत्रों को अलग करने की एक जो परंपरा चल रही थी उसको 1975 में विराम मिला, जब शिलोंग समझौता किया गया, जिसमें अगर हम देखें तो NNC यानी नागा नेशनल काउंसिल और नागा फेडरल गवर्नमेंट, इन दोनों ने भाग लिया, और इन दोनों संगठनों ने जो सैन्य विद्रोह था यानी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, हथियार को एक तरह से उठाकर जो एक विद्रोह वो कर रहे थे भारत सरकार के खिलाफ,
इसमें उन्होंने हथियारों को एक तरह से छोड़ने की बात करी। लेकिन इस अकॉर्ड को कुछ लोगों के द्वारा, जो प्रमुख नागा वहां पर लीडर थे, उन्होंने विरोध किया। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो टी मोइबा का नाम है। और इसी कारण 1980 में एक नया संगठन अस्तित्व में आया, NSCN, यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN एक तरह से अस्तित्व में 1980 में आया। NSCN में आगे चलकर एक विभाजन हुआ और 1988 में इसमें दो समूह बन गए। एक कहलाता है आइजैक मोइबा ग्रुप। तो आइजैक और मोइबा दो जो प्रमुख नेता हैं, उनके नाम से NSCN का ग्रुप कहलाता है NSCN IM, यानी NSCN आइजैक मोइबा गुट। और एक दूसरा कहलाता है NSCN खापलांग गुट। तो NSCN IM और NSCN खापलांग, ये दो प्रमुख NSCN के समूह थे जो 88 में अपने अपनी विचारधाराओं के कारण अलग हुए। आगे चलकर देखें तो खापलांग का उतना बड़ा प्रभाव नहीं था, और जो IM यानी आइजैक मोइबा गुट था, वो महत्वपूर्ण NSCN के भागीदार के रूप में आगे बढ़ा। और इसी के माध्यम से भारत सरकार ने जो वार्ताएं उनको एक तरह से आगे बढ़ाया। अगर हम NSCN IM की बात करें तो NSCN IM की जो प्रमुख मांग है, उनका मानना यह है कि एक नागालैंड बनाया जाए। जब हम नागालैंड की बात करते हैं तो इसको ग्रेटर नागालैंड भी कहा जाता है। तो इसमें नागालैंड राज्य के क्षेत्र तो शामिल ही हैं, जो नागा जनजातियों के क्षेत्र हैं। उसके साथ साथ माना जा रहा है कि इसमें कुछ इलाके असम के भी आएंगे जहां नागा रहते हैं। इसके अलावा मणिपुर का क्षेत्र इसमें कुछ शामिल किया जाएगा, और शामिल रहेगा इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश। तो एक तरह से कोशिश ये की गई कि नागालैंड के आसपास जिन क्षेत्रों में नागा जनजातियां रहती हैं, उनको एकत्रित करके नागालैंड बनाया जाए। ये NSCN IM का एक तरह से प्रमुख मांग है। और इसका विरोध इसीलिए है क्योंकि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नागा क्षेत्रों को नागालैंड में शामिल करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना आगे चलकर। NSCN आइजैक मोइबा गुट की अगर हम बात करें तो ये प्रमुख नागा एक तरह से संगठन के रूप में उभरा, और इसके साथ भारत सरकार की जो वार्ताएं वो प्रारंभ हुई। और आगे चलकर भारत सरकार की तरफ से 1997 में एक समझौता किया गया। आप इसे एक युद्ध विराम कह सकते हैं। तो 1997 में भारत सरकार और NSCN IM के बीच में समझौता हुआ और युद्ध विराम प्रभावी कर दिया गया 1 अगस्त 1997 से। इस युद्ध विराम के बाद NSCN की जो आक्रामक कार्रवाइयां थी वो बंद हुई, और भारत सरकार की तरफ से भी सैन्य कार्रवाई जो इनके खिलाफ की जा रही थी उसको विराम दिया गया। और इसके बीच में NSCN IM के जो नेता हैं आइजैक और मोइबा, उनके साथ साथ भारत सरकार के जो भी इंटरलोक्यूटर यानी भारत सरकार के जो मध्यस्थ हैं, उनके माध्यम से वार्ताएं प्रारंभ हुई। तो ये वार्ताएं एक तरह से अगर आप देखें तो लंबे समय तक चलती रहीं और इनका कोई परिणाम नहीं निकला। और आगे चलकर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरह से कह सकते हैं नेतृत्व में फिर से भारत सरकार की तरफ से नागा जो संगठन NSCN IM है, उनके साथ में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जाता है। और यहां पर माना यह गया कि इस समझौते के बाद नागा समस्या को हल करने के लिए सकारात्मक रूप में आगे प्रयास किए जाएंगे। 1997 का जो समझौता हुआ था, उसके माध्यम से NSCN IM को उग्रवादी संगठन की सूची से भारत सरकार ने हटा दिया, और नागालैंड की जो बात वो कर रहे थे उस पर विचार करने की बात कही गई, और जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटाने के लिए एक तरह से बात करने की बात कही गई। तो ये प्रमुख मुद्दे थे जिस पर भारत सरकार ने सहयोग करने की एक तरह से NSCN IM के साथ बात करी। और 2015 का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसमें इन शर्तों को और आगे बढ़ाकर एक तरह से कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। और इसके लिए जो वार्ताकार हैं भारत सरकार की तरफ से आप देखें तो RN रवि, 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया NSCN IM के साथ में, उसमें RN रवि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी रह चुके हैं। वो प्रमुख रूप से एक तरह से भारत सरकार के प्रतिनिधि थे। तो उन्होंने समझौते पर एक तरह से हस्ताक्षर प्रमुख रूप से किए, और साथ साथ आगे की जो बैठकें उनको भी एक तरह से आगे बढ़ाया। वर्तमान में NSCN IM के साथ जो बैठक चल रही है उसमें प्रमुख विवाद का बिंदु यह है कि RN रवि जो भारत सरकार की तरफ से मध्यस्थ हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि नागालैंड में अलग अलग प्रकार की गैंग जो हथियारों के साथ एक कार्य कर रही हैं और नागालैंड के क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित कर रही हैं, और इसके कारण भारत सरकार से अलग एक पैरेलल सरकारें वहां पर चलाई जा रही हैं। तो इसको भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी। तो इस तरह के बयान के बाद कहीं ना कहीं NSCN IM को लगता है कि जो वार्ताएं चल रही है वो सही रास्ते पर नहीं है, और उन्होंने RN रवि को हटाने की बात की है, उनकी जगह अन्य व्यक्ति को वार्ता के लिए लाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो बैठकें चल रही थी 15 से, उनमें कह सकते हैं सबसे बड़े रोड ब्लॉक के रूप में अब दिखाई पड़ रहा है।
आने वाले समय में किस तरह से नागा समस्या को भारतीय संविधान के दायरे में हल किया जाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि एनएससीएन आईएम कहीं ना कहीं फिर से आक्रामक रूप पर दिखाई पड़ रहा है। तो भारत सरकार की तरफ से किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और इस मुद्दे को हल किया जाएगा, ये भविष्य में एक तरह से देखने वाली बात है। नागालैंड की समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वो चीन म्यांमार के एक तरह से सीमा वाले क्षेत्र में आता है। तो हमारी सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत होना आवश्यक है। नागा समस्या का हल होना भारत की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो नागा समस्या का शांतिपूर्ण हल करने के लिए आने वाले समय में सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे कि आगे किस तरह से सरकार इन वार्ताओं को आगे बढ़ाती है और इसको समय पर एग्रीमेंट को हस्ताक्षर करके इस समस्या का एक शांतिपूर्वक हल निकालती है। नागा समस्या का स्थायी हल उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में दीर्घकालीन शांति के लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट ये बता सकते हैं कि नागा क्षेत्र नागालैंड के अलावा असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं समस्या एक नॉर्थ ईस्ट की समस्या बन जाती है। तो दीर्घकालीन शांति के लिए इसकी एक तरह से आवश्यकता है। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि जो भी नागा उग्रवादी संगठन है उन्हें म्यांमार में समर्थन मिलता है, चीन से समर्थन मिलता है, तो कहीं ना कहीं म्यांमार चीन का जो समर्थन है वो उन्हें मिलता है। तो अगर इसका स्थायी हल मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है वो मजबूत हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में सीमा पार जो एक तरह से आतंकवाद की गतिविधियां समर्थित होती हैं उस पर विराम लग सकता है। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए काफी आवश्यक हो सकता है। नागा समस्या अगर सफलतापूर्वक हल की जाती है तो अन्य प्रकार की जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं जो नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे अगर हम मेघालय की बात करें या असम के क्षेत्रों में कुछ समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए एक आधार मिल सकता है और वहां की जनजातियों में एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आएगा कि भारत सरकार इन क्षेत्रों में उनके हिसाब से, उनकी सांस्कृतिक और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है। तो इस तरह की एक स्थिति कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में एक आत्मविश्वास की भावना ला सकती है और भारत के साथ जो एकीकरण है वो और अधिक मजबूत होगा और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक चौथे पार्ट पर आप कह सकते हैं, अगर नागालैंड में नागा क्षेत्र में इस तरह की समस्या का हल निकलता है तो पूरे नागा क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नागालैंड एक प्रमुख यहाँ पर राज्य है, अगर किसी भी तरह से समस्या ग्रसित रहता है तो जो भी परिवहन के साधन है या अर्थव्यवस्था के अन्य विकास के साधन वहां पर ले जाने के लिए जो प्रयास होते हैं वो सरकारी प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, लोगों को लाभ नहीं होता है और आर्थिक विकास में ये क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। तो पूरे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भी इस तरह की एक प्रमुख जनजातीय समस्या का हल निकालना आवश्यक है। तो यह आप पैराग्राफ में बता सकते हैं कि नागा समस्या का हल उत्तर पूर्व में एक स्थायी शांति के लिए काफी आवश्यक है। तो निष्कर्ष के रूप में आप दे सकते हैं। आगे हम अपनी जो न्यूज कर रहे हैं प्राइमरली प्रीलिम्स बेस्ड है। तो पहला अगर हम देखें, न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट नेट स्पीड इन अंडमान। भारत सरकार की तरफ से अंडमान निकोबार के क्षेत्र में हाई स्पीड एक तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी देने के लिए एक ऑप्टिकल केबल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो एक समुद्र के अंदर से पूरा नेटवर्क बिछाने के लिए जो प्रयास थे वो प्रधानमंत्री के द्वारा आधारशिला के रूप में प्रारंभ किया गया 30 दिसंबर 2018 को और ये कल के दिन में यानी 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, इसका उद्घाटन किया गया और ये 2300 किलोमीटर की लंबी केबल नेटवर्क है। पोर्ट ब्लेयर के साथ साथ आप देखें तो अन्य जो द्वीप आसपास के क्षेत्रों में पड़ते हैं वहां तक भी इसको विस्तारित किया जाएगा। तो अंडमान निकोबार में एक तरह से जो दूरसंचार की सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम एक तरह से आप कह सकते हैं। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है यानी पूर्व की ओर कार्य करने की जो नीति है, यानी पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनसे संपर्क को मजबूत करने में ये काफी बड़े पैमाने पर एक तरह से भारत के लिए कार्य कर सकता है। तो इसी संदर्भ में हमारी ये चर्चा है। अगर आप वैश्विक स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात करें तो ये पूरा जाल है जो विश्व के अलग अलग देशों से समुद्री जो क्षेत्र है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है उसे बिछाया गया है। वैश्विक स्तर पर आप देखें तो लगभग 1.2 मिलियन किलोमीटर यानी इसको आप लगभग 12 लाख किलोमीटर का एक नेटवर्क कह सकते हैं जो पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का केबल नेटवर्क बिछा हुआ है, जिसके माध्यम से हाई स्पीड की जो इंटरनेट या अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अगर हम भारत में देखें तो ये प्रमुख नेटवर्क का जाल है जो समुद्री क्षेत्र में बिछा हुआ है। सबसे प्रमुख अगर भारत से गुजरने वाला कोई नेटवर्क है तो वो है बे ऑफ बंगाल गेटवे, जिसको बीबीजी कहते हैं शॉर्ट में। ये 8100 किलोमीटर लंबा है और इसका ऑनर की अगर हम बात करें तो वोडाफोन, टेलीकॉम मलेशिया, ओमानटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, डायलॉग एक्सेटा, एथिसैलेट,
AT&T और चाइना टेलीकॉम और टेलेस्ट्रा, ये इसके प्रमुख एक तरह से ऑनर है। यानी इन कंपनियों के द्वारा इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अब अगर इसके हम लैंडिंग पॉइंट देखें तो ओमान में अगर हम देखें तो लैंडिंग पॉइंट, जैसे यूएई की बात करें तो यूएई में फुजुरा है। अगर हम ओमान की बात करें तो बरका। भारत में अगर हम देखें तो मुंबई एक यहाँ पर लैंडिंग पॉइंट है। इसी के साथ साथ श्रीलंका में अगर हम देखें तो रतमलाना यहाँ पर एक लैंडिंग पॉइंट है। भारत में एक अन्य लैंडिंग पॉइंट इसमें क्या है, चेन्नई। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो मलेशिया में इसका लैंडिंग पॉइंट है पेनांग। तो लैंडिंग पॉइंट का मतलब होता है जहां से कनेक्टिविटी लैंड एरिया में आगे की ओर जाती है। एक और अगर हम देखें तो ये भारत में टाटा टीजीएन टाटा इंडिकॉम लाइन है और ये 2004 नवंबर से कार्यरत है और ये 3175 किलोमीटर लंबा है। टाटा कम्युनिकेशन के पास इसका एक तरह से अधिकार है, यानी उसको संचालित करता है, उसका उपयोग करता है। और ये अगर हम देखें तो सिंगापुर में चांगी नॉर्थ से लेकर हमारा जो चेन्नई है उसके बीच में एक तरह से बिछा हुआ है। अगर हम सबसे छोटा ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क की बात करें जो समुद्र के अंदर बिछा हुआ है तो ये कैल्टेक कनेक्ट 1 है, जिसे CC1 भी कहा जाता है। ये मात्र 131 किलोमीटर लंबा है और आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है। आयरलैंड में कौन सा क्षेत्र, डबलिन, और यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो हॉलीहेड, इन दोनों के बीच में ये बिछा हुआ है, सबसे छोटा है। और अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो ये विश्व में सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जो समुद्र के अंदर बिछा हुआ है। इसको एशिया अमेरिका गेटवे कहा जाता है, AAG केबल, और ये लगभग 20,000 किलोमीटर लंबा है। ये सारी कंपनियां जो इसमें प्रमुख रूप से ऑनर हैं जो इसका उपयोग करती हैं। जहां तक इसके लैंडिंग पॉइंट देखें तो आप देखें सिंगापुर में है, यूनाइटेड स्टेट में है, फिलीपींस में है, चाइना में है, मलेशिया में, USA में आप देखें तो 3 लैंडिंग पॉइंट हैं, थाईलैंड में है, उसके अलावा ब्रुनोई में है और वियतनाम में। तो आप देखें एक तरह से ये पूरे प्रशांत महासागर के आर पार आपका फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पर पहले पार्ट की देखें तो पहला यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि ये 1.2 मिलियन न कि 2 मिलियन, और दूसरा यहाँ पर एक तरह से सही है क्योंकि एशियन अमेरिकन गेटवे सबसे लंबा नेटवर्क है 20,000 किलोमीटर का। तो इस हिसाब से आप देखें तो आपका आंसर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य हैं। लॉकडाउन हिट ट्रीटमेंट अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए अगर हम PMJ की बात करें तो ये भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसी का एक तरह से भाग है। आयुष्मान भारत अगर हम योजना की बात करें तो उसके 2 भाग हैं। एक अगर पहले हिस्से में देखें तो विभिन्न प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है वो खोले जाएंगे। और दूसरा अगर हम देखें तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है जिसमें 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एक तरह से उपलब्ध कराने का एक प्रयास किया गया है। और कोशिश ये है कि आने वाले समय में जो स्वास्थ्य है उसको सार्वभौमिक, यूनिवर्सल बना दिया जाए। ध्यान रखें ये यूनिवर्सल स्कीम नहीं है, अभी इसमें 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है, सभी के लिए इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इस योजना का प्रारंभ अगर हम देखें तो 23 सितंबर 2018 को किया गया। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राथमिक को छोड़ दें तो द्वितीयक और तृतीयक यानी सेकेंडरी और टर्सरी जो सुविधाएं स्वास्थ्य में दी जाती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की सर्जरी या अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज को एक तरह से सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से यह प्रयास किया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो भी लोग इस योजना में शामिल होते हैं उनका एक कार्ड बनाया जाता है जिसके माध्यम से कैशलेस रूप में वो एक तरह से अपना इलाज करा सकते हैं। और 5 लाख रुपए का जो एक सीमा है जहां तक स्वास्थ्य का एक बीमा है वो भारत सरकार उपलब्ध कराता है। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना में कौन लोग कवर होते हैं, सामान्य रूप से देखें कौन लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो गरीब और वंचित वर्ग है उसको एक तरह से स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। तो यहाँ इसी आधार पर एक प्री का क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के घटकों में से एक है। तो ये पहला आपका सही है। दूसरा, PMJY मुफ्त दवाओं, निदान और चिकित्सा उपचार के लिए सार्वभौमिक, देखिए सार्वभौमिक की बात नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल का प्रयास किया जाएगा, अभी यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि सभी को इसका लाभ नहीं है। अभी हमने देखा कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है तो सभी तक इसकी पहुंच नहीं की जा रही है, तो ये सार्वभौमिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत, तो केवल एक सत्य। आंसर है आपका ए। नेक्स्ट हम आते हैं हॉस्पिटल्स FIR। अगर आप वर्तमान में देखें तो विजयवाड़ा यानी आपका आंध्र प्रदेश और अहमदाबाद गुजरात में कोविड-19 के जो लोग हैं उनके लिए क्वारंटाइन करने के लिए जो सेंटर थे वहां पर एक तरह से जो आग लगने की घटना हुई और वहां पर जो एक तरह से अनियमितताएं हुई। भारत में जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है अलग अलग तरह से उनको रेगुलेट करना या किस हिसाब से उनका निर्माण किया जाता है
या उनमें जो सुरक्षा के मानक है उनका प्रयोग किया जाता है नहीं किया जाता है, इसको लेकर एक तरह से विवाद फिर से सामने आया है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो बिल्डिंग है उनके लिए एक मानक स्थापित किया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स के जो निर्माण होते हैं उनमें जो मानक है उसे नेशनल बिल्डिंग कोड के माध्यम से एक तरह से निर्धारित किया जाता है। जैसे सुरक्षा मानक क्या क्या अपनाने हैं, या किसी भी जगह अगर मान लीजिए हाई राइजिंग बिल्डिंग है तो वहां से इवैक्यूएट करने के लिए मान लीजिए आग लग जाती है तो आपको किस तरह से एक वैकल्पिक रास्ता देना होता है। तो इस तरह के जो उपाय हैं वो नेशनल बिल्डिंग कोड के माध्यम से BIS के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और जहां तक हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनमें अलग से मानक दिए गए कि उनको किन मानकों का प्रयोग करके अपना निर्माण करना चाहिए। तो इनका भारत में बहुत सख्ती से पालन नहीं होता है, इसी कारण से इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। तो यहां पर आप देखें इसी भारतीय जो राष्ट्रीय भवन संहिता है उससे संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता किसके द्वारा विकसित की गई है। यानी हमारे यहाँ जो भवन निर्माण होते हैं उनमें सुरक्षा या अन्य प्रकार के मानक जो बनाए जाते हैं उसके लिए जो कोड या संहिता है वो निर्माण कौन करता है। तो ध्यान रखें भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो आंसर है आपका C। एक नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, 6 more bodies recovered as केरला लैंडस्लिप टॉल rises to 49। देखिए केरल में अगर हम देखें तो जो भी दुर्घटना हुई है उसमें जो सबसे प्रमुख रूप से जो मदद है वो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के द्वारा एक तरह से उपलब्ध कराई गई। और भारत में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है 2005, उसके माध्यम से केंद्र यानी सेंटर, स्टेट और स्टेट में अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट, तो केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले स्तर पर, तीनों स्तर पर तंत्र बनाया गया है। जैसे केंद्र की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसी तरह से स्टेट में आप देखें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसमें दोनों में अगर हम बात करें तो इसके पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें अन्य सदस्य होते हैं जिनके द्वारा कार्य किया जाता है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए। तो NDMA की अगर हम बात करें केंद्र स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनती है या जो भी नियम कानून होते हैं उनको लागू कराने के लिए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। तो NEC भी कार्य करता है। तो NDMA तो है ही, साथ में केंद्र में NEC, राज्य में आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसी के साथ साथ यहां पर काम करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसके द्वारा आपदा प्रबंधन की नीति और जो दिशा निर्देश है उनका एक तरह से पालन आगे कराया जाता है। तो ये केंद्र और राज्य के स्तर पर है। जिले में भी अगर हम देखें तो जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी कार्य करती है, जिसमें अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या जो भी वहां पर कलेक्टर है या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो 3 स्तर पर भारत में आपदा प्रबंधन एक तरह से किया जाता है। तो इसी संबंध में हमारा एक क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन का तंत्र केंद्र और राज्य स्तर पर ही कार्यरत है। तो ध्यान रखें केंद्र और राज्य के साथ जिले स्तर पर भी है। तो राज्यों के निचले पार्ट पर जिले स्तर पर भी आपदा प्रबंधन का तंत्र मौजूद है, जो आपदा प्रबंधन का हमारा एक्ट है 2005 का, उसके अनुसार। तो पहला यहां पर गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री क्रमशः होते हैं। तो सही स्टेटमेंट है कि PM और साथ में जो चीफ मिनिस्टर है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय और राज्य स्तर की जो संस्थाएं दोनों हैं, इसमें अगर हम देखें तो पहला गलत है, केवल दूसरा सही है। तो आंसर है आपका B। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं, राजनाथ रिएटरेट्स सेल्फ रिलायंस गोल। रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास कर रहा है उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य है। तो विभिन्न प्रकार के जो भी हथियार हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं उसमें हम स्वदेशीकरण करना चाहते हैं अधिकतम, जिससे कि भारत की निर्भरता बाहरी देशों पर एक तरह से कम हो जाए। इसमें अगर हम देखें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA जो हमारा तेजस है, इसके साथ साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश मिसाइल, ये भारत के स्वयं से निर्मित रक्षा के प्रमुख उपकरण हैं। तो इसी कड़ी में हमने पिनाका जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है उसके संबंध में क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है। स्वदेशी हथियारों के विकास के संदर्भ में पिनाका क्या है, यह अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो पिनाका ध्यान रखें मल्टी बैरल, यानी सिर्फ एक बैरल नहीं है, कई बैरल इसमें होते हैं जिससे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है भारत का, और भारत ने स्वयं बनाया है। हमारी रक्षा के क्षेत्र की जो प्रमुख संस्था है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा विकसित किया गया है। पिनाका क्या है, DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से नेपाल में जो भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं
पानी को रोकने की व्यवस्था करने के लिए, या कह सकते हैं तटबंध नहीं बनाए जा रहे हैं, उसके कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह हो रही है। इसके एक कारण के रूप में और यह बताया जा रहा है कि गंगा नदी पर जो फरक्का बैराज बनाया गया है, देखिए फरक्का बैराज को बनाने का सिंपल उद्देश्य ये था कि यहां से जो पानी है इस बैराज के माध्यम से डाइवर्ट करके लाया जाएगा, कहां पर, कलकत्ता बंदरगाह के पार्ट पर। क्योंकि कलकत्ता बंदरगाह में सिल्ट यानी गाद, जो भी आपका नदी के क्षेत्र से मिट्टी आती है, तो अगर समुद्र का ऐसा मान लीजिए ये क्षेत्र है और लगातार अगर नदी का पानी आएगा तो मिट्टी जमा होती रहती है, को गाद अगर जमा हो जाएगी समुद्र के तट पर ज्यादा, तो बड़े जहाज लंगर नहीं डाल सकते हैं। तो गाद को कम करने के लिए पानी की एक तरह से आवश्यकता रहती है, तो अतिरिक्त पानी को लाकर कलकत्ता बंदरगाह की जो गहराई है उसको बढ़ाने का एक प्रयास था, और इसीलिए फरक्का बैराज को एक तरह से बनाया गया गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखें, जो बांग्लादेश की सीमा है उससे मात्र ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये जो बैराज बनाया गया मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर, और इसको अगर हम इसकी लंबाई की बात करें गंगा पर जो आर पार है तो लगभग 2.6 किलोमीटर ये लंबा है। अब इसके बनने के लिए जो दो कारण थे कि कलकत्ता बंदरगाह पर जो गाद जमा हो रहा था उसकी समस्या दूर करना, और पश्चिम बंगाल में पेयजल की समस्या, दो समस्याओं के लिए इस बैराज को बनाया गया। अब इसके कारण हो क्या रहा है कि जब आप यहां पर नदी के पानी को रोकते हैं तो एक तरह से जो गाद है वो इकट्ठा होती जाती है, यानी जो भी रेत का हिस्सा गंगा में आ रहा है वो यहीं रुक जाता है। इसके कारण होता क्या है कि नदी की गहराई कम होती है, गहराई कम होती है तो बिहार और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में पानी बढ़ता है और बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसके कारण हुआ क्या, पश्चिम बंगाल बिहार में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ गई। अब नदी में अगर गाद मिट्टी बढ़ेगी तो नदी की गहराई कम होती है, और एक प्रमुख प्रजाति है पश्चिम बंगाल में मछली की, हिल्सा। हिल्सा के लिए माना जाता है कि लगभग इनके लिए 15 फीट की पानी की गहराई होनी चाहिए अगर ये अच्छे से अपना वहां पर प्रजनन कर सकती हैं। तो पानी की गहराई जब कम हुई तो हिल्सा का उत्पादन कम हो गया, और बड़े पैमाने पर हिल्सा पश्चिम बंगाल की जगह बांग्लादेश के इलाकों में प्रजनन करने लगी, क्योंकि पानी की गहराई वहां पर ज्यादा हुई। और बैराज बनने से जो गंगा का पानी बांग्लादेश में जाता है उसमें कमी आई, इसके कारण बांग्लादेश के साथ भी हमारा एक तरह से विवाद चल रहा है। तो बिहार में बाढ़ का एक बड़ा कारण जो वहां के मुख्यमंत्री मानते हैं फरक्का बैराज, जिसके कारण ये गाद यहां पर इकट्ठा होती है और पानी की गहराई कम होने से ये पानी विस्तारित होता है, बिहार के इलाकों में बाढ़ आती है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बाढ़ का एक बड़ा कारण है। तो इसी फरक्का बैराज के संबंध में हमारा एक क्वेश्चन है, फरक्का बैराज किस नदी के पार बनाया गया है, तो ध्यान रखें गंगा नदी पर इसे बनाया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईआईए नीडलेस। भारत में अगर हम देखें तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जो भी पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसको लेकर नियम परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, उसको लेकर एक विरोध हो रहा है। तो हमारी जो न्यूज है वो एशियाई हाथी यानी जो एशियन एलिफेंट है उनके संबंध में है। तो एशियन एलिफेंट के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन है, उसी को हमने एक तरह से प्रश्न के रूप में यहाँ पर लिया है। तो अगर आप प्रश्न को देखें, एशियाई हाथी की प्रजाति की कुल जनसंख्या का 60% भारत में रहता है। तो ध्यान रखें, अगर एशियाई हाथी की बात करें तो दुनिया में 50 से 60 हजार इनकी संख्या है 2017 के आंकड़े, और भारत में इसका 60% एक तरह से पाया जाता है। दूसरा, इन्हें IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड डाटा लिस्ट होती है, जिसमें जो भी वन्य जीव एक तरह से खतरे में होते हैं या उनका ज्यादा शिकार हो रहा है या किसी भी कारण से उनका एक तरह से अगर वो नष्ट हो रहे हैं तो उनको रेड डाटा लिस्ट में डाला जाता है। तो अगर हम एशियाई हाथी की बात करें तो ये खतरे में है और इनको एंडेंजर्ड लिस्ट में एक तरह से डाला गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सत्य हैं, तो आंसर आपका सी। एक लास्ट हम न्यूज पर आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हो तो भुगतान संतुलन, इसका मतलब है जो भी हमारा आयात निर्यात होता है, जो बाहर से हमारे आमदनी आ रही है, जो भारत से बाहर जा रहा है आमदनी का भाग, उसका एक तरह से जो बैलेंस होता है वो भुगतान संतुलन एक तरह से कहलाता है। तो अगर भुगतान संतुलन सकारात्मक है इसका मतलब हमारा निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। भारत में भुगतान संतुलन अगर हम देखें तो नकारात्मक सामान्यतः रहता है, क्योंकि हमारे निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा है। हम ध्यान रखें पेट्रोलियम उत्पादों का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, तो इसीलिए हमारे आयात काफी बड़ी संख्या में हो जाते हैं निर्यात की तुलना में। तो यही बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भुगतान संतुलन है उसके संबंध में हमारा एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, देश का भुगतान संतुलन खाते में शामिल होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या शामिल होता है। पहला, माल और सेवाओं का आयात यानी गुड्स और सर्विस का जो इंपोर्ट होता है, सही स्टेटमेंट है। माल और सेवाओं का निर्यात, गुड्स और सर्विस का जो भी एक्सपोर्ट होता है। पूंजी का आवक यानी
भारत में जो कैपिटल जो पूंजी निवेश होकर आ रही है और भारत के द्वारा जो बाहर एक तरह से पूंजी प्रवाह के रूप में जा रही है, दोनों एक तरह से यहां पर शामिल है। तो हमारे यहाँ जो पूंजी आ रही है और भारत से पूंजी जो बाहर जा रही है, दोनों एक तरह से इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, जो अंतर होता है वो भुगतान संतुलन में एक तरह से योगदान करता है। और चौथा देखें, प्रेषण। देखिए, प्रेषण का मतलब रेमिटेंस होता है। यानी मान लीजिए कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है, तो वहां पर खर्चे के बाद जो बचत को भारत में भेजता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है। रेमिटेंस यानी प्रेषण भेजने के मामले में भारतीय दुनिया में नंबर 1 पर है। आप ध्यान रखें इस कथन को। तो ये भी हमारे भुगतान संतुलन में एक तरह से शामिल किया जाता है। तो चारों शामिल है, तो आंसर है आपका डी। ये हमारा 11 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।